नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हमने पिछली क्लास में देखा था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें यह देखा था कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में वेगनर ने जो एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत किस प्रकार से था, उसमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया था। तो उसमें हमने देखा था कि विद्वान था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे हम अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर अपन देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि उन दोनों तटों में एक आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है, और उनको देखकर अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में ये भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो वेगनर महोदय ने इस प्रकार से अपने विचारों को एक सिद्धांत के रूप में 1912 में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। और 1912 के बाद उन्होंने ये कहा था, 1912 में जो सिद्धांत दिया था उसके बाद उन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में कि प्राचीन काल में अभी जो अपन जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सारे महाद्वीप प्राचीन काल में एक ही स्थल भाग के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, और पूरा एक ही स्थल भाग था जिसको उन्होंने नाम दिया, पेंजा नाम दिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि इस पेंजा के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जली जल था, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। इस प्रकार से इन्होंने पेंजा और पेंथालासा का नाम दिया है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे इस जुड़े हुए स्थल भाग या फिर पेंजा के अंदर एक विभाजन हुआ, मतलब वो 2 भागों में बंट गया। एक तो कहलाया लॉरेशिया और एक कहलाया गोंडवानालैंड, जिसमें भारत जो है वो एक गोंडवानालैंड का ही हिस्सा था, है ना। उन्होंने कहा कि जैसे वो स्थल भाग 2 भागों में टूटकर अलग हो गया था, बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया टेथिस सागर। कि टेथिस सागर के निर्माण होने से बीच में ये जो स्थल भाग था वो दोनों टूटकर विपरीत दिशा में खिसक गए, और बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, उसका नाम था टेथिस सागर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे उन स्थल भागों में वापस और खिंचाव आया, और वापस उन्होंने विपरीत दिशा में गति करी और अलग अलग टुकड़ों में वो बंट गए, और अलग अलग टुकड़ों में बंटने के बाद वो वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में उभर कर सामने आए। इस प्रकार से उन्होंने ये अपना एक सिद्धांत दिया था, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया था। अब इन्हीं विचारों के पक्ष में उन्होंने कुछ प्रमाण बताए हैं कि उन प्रमाणों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि हाँ, जो वेगनर ने जो कहा था वो सही कहा था। कहाँ तक सही था उनके बारे में अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, कि वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए उस सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण दिए थे, है ना। तो उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, है ना। प्रमाण की अपन बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रमाण दिया था, उन्होंने कहा था कि महाद्वीपों में साम्य, कि महाद्वीपों में साम्य मतलब संतुलन की स्थिति बताई। वो किसके बारे में कहा था उन्होंने? अमेरिका वाला, दक्षिणी अमेरिका वाला भाग और अफ्रीका जो महाद्वीप है वो, या फिर यूं कहें तो जो अटलांटिक महासागर के उसके दोनों तटों पर जो महाद्वीपीय भाग है उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, जिसमें अटलांटिक महासागर के जो अटलांटिक महासागर जो पश्चिमी तट है, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इधर वाले भाग में पूर्व की तरफ जो भाग है उसमें है यूरोप वाला भाग है और अफ्रीका वाला भाग है। इन दोनों के भी बारे में कहा था, इन दोनों भागों को या इन दोनों स्थल भागों को या फिर यूँ कहते तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाद्वीपों में साम्य मतलब संतुलन। क्या कहा था इन्होंने? दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं, क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के आमने सामने की जो तट रेखाएं हैं वो अद्भुत त्रुटि रहित, बिना त्रुटि के साम्य या संतुलन या समानता दिखाती है। कि उन दोनों भागों को देखने पर यह पता चलता है कि ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, या इन दोनों तटों में समानता देखने को मिलती है। कि इन दोनों अगर अपन जोड़ देवें
तो भी ये आपस में आसानी से मिल जाएंगे, कोई भी त्रुटि उसमें नहीं रहेगी। तो 1964 1964 में एक विद्वान था जिसका नाम था बुलर्ड महोदय। क्या नाम था? बुलर्ड महोदय। 1964 ईस्वी में बुलर्ड महोदय ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर है ना, तो अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। क्या किया? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में विद्वान का नाम था बुलर्ड महोदय। बुलर्ड महोदय ने अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट है उन दोनों तटों को आपस में जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। तटों का यह साम्य या संतुलन बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। जैसे ही उन दोनों को जोड़ा तो ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, या पहले ये पूरा भाग एक ही था। जैसे हम एक चौक लेते हैं, चौक को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में आप देखते हैं कि दोनों किनारों पर समान आकृति बन जाती है। जैसे हम उन दोनों को आपस में उसी आकृतियों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा एक ही है। उसी प्रकार से उन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के बारे में बताया था कि ये दोनों तट आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी को नाम दिया उन्होंने महाद्वीपों में साम्य, मतलब महाद्वीपों में समानता या संतुलन की स्थिति। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा, कि उन्होंने जो संतुलन बिठाया था, उन दोनों को जो जोड़ा था आपस में, वो जो कोशिश की थी वो की थी उन्होंने कि आज की जो तटरेखा है उसकी अपेक्षा 1000 फेदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई। कितने? 1000 फेदम। समुद्र में गहराई मापने की इकाई होती है फेदम, और एक फेदम के अंदर जो मीटर होता है वो होता है लगभग 1.8 मीटर होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1800 मीटर की गहराई, कितनी? 1800 मीटर की गहराई गहराई वाले भागों को आपस में जोड़ा था उन्होंने, और इस प्रकार से उन्होंने संतुलन बिठाने का प्रयास किया था, और अंत में उन्होंने पाया कि हाँ, वास्तव में ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ये पहला प्रमाण दिया था, जिस प्रमाण के आधार पर अपन कह सकते हैं कि हाँ, प्राचीन काल में ये भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो पहला कौन सा था? महाद्वीपों में साम्य। जैसे महाद्वीपों में साम्य में उन्होंने किसके बारे में कहा था? अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में नीचे वाले भाग के बारे में उन्होंने कहा, जिसमें एक तो नाम दिया दक्षिण अमेरिका वाला भाग और एक अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील तट वाला भाग जो है वो, और इधर अफ्रीका महाद्वीप में घाना तट है ना। इन दोनों भागों को कहा कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। और ऐसा किसने करके दिखाया था? सबसे पहले एक विद्वान था जिसका नाम था बुलर्ड महोदय। और उन्होंने कब किया था? ये किया था 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से एक मानचित्र तैयार किया था, और मानचित्र में अटलांटिक महासागर के इन दोनों तटों को आपस में जोड़ा था। और जोड़ने पर यह सिद्ध हुआ कि बीच में कोई भी त्रुटि नहीं रही, आसानी से उनको मिलाया गया या मिलाया जा सकता है। और उन्होंने जो इन दोनों तटों को आपस में मिलाया था या मिलाने का जो प्रयास किया था, वो ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में जो ऊपर वाली जो परत है उनको ही जोड़ा था उन्होंने, नहीं। उन्होंने क्या किया था कि वर्तमान में ऊपर वाली जो परत है उसको नहीं जोड़ा था, समुद्र की गहराई में कितनी गहराई को माना था? लगभग 1000 फेदम की गहराई वाली तट रेखा को या उस तटीय भाग को आपस में मिलाकर इन्होंने इस प्रकार से संतुलन बिठाया था, और पाया कि हाँ, वास्तव में ये आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। यह था पहला प्रमाण। उसके बाद में दूसरा आता है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यह समानता किस प्रकार से थी? तो उसके बारे में हम देखते हैं। दो 200 करोड़ वर्ष पूर्व की प्राचीन सेल समूह है। प्राचीन सेल समूह मतलब चट्टानें। तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन मतलब पुरानी चट्टानों के समूह की एक पट्टी, 200 करोड़ वर्ष पहले की पुरानी जो चट्टानें हैं उनकी एक पट्टी कहाँ देखी गई थी? ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, या फिर वहां पर इन्होंने खोजा है, जो आपस में मेल खाती है। मतलब यह वाला भाग
इस वाले भाग की चट्टानें और इस वाले भाग की चट्टानें एक दूसरे से मेल खाती हुई पाई गई। क्या किया, इन दोनों तटों की चट्टानों के बारे में पता चला तो लगा कि आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व की, मतलब 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें 200 वर्ष पूर्व 200 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानें इन दोनों तटों पर पाई गई है। उसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि दोनों ही भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे, है ना। क्या कहा, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल। जुरेसिक काल कौन सा समय है, जुरेसिक काल में आज से लगभग 14.4 से 20.08 करोड़ वर्ष पहले का समय है कि जुरेसिक काल में इससे जुरेसिक काल के ये अवशेष देखने को मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी, कि जुरेसिक काल से पहले महासागर की उपस्थिति यहाँ नहीं थी, जहाँ पर अभी वर्तमान में अटलांटिक महासागर है। पहले ये महासागर नहीं था, जिससे क्या आपस में एक दूसरे से ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और पूरी इस वाले भाग में, पूरे भाग में एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती थी। और जैसे ये टूट कर अलग हो गया तो इस वाले भाग में भी इसी प्रकार की चट्टानें और इस वाले भाग में भी इसी प्रकार की चट्टानें, दोनों जगह पर एक जैसी चट्टानें पाई गई है और बीच में अटलांटिक महासागर मिल गया, जिसको जिक्साफिट नाम दिया। इस जुड़े हुए भाग को उन्होंने नाम दिया था जिक्साफिट। क्या नाम दिया, जिक्साफिट। उसके बाद में तीसरा जो प्रमाण दिया था उन्होंने वो दिया था टिलाइट। अब टिलाइट क्या होता है, टिलाइट जो होता है वो है औषधि चट्टानों का जमाव या निक्षेप है, टिलाइट। तीसरा प्रमाण दिया था उन्होंने टिलाइट का। इन्होंने कहा था कि टिलाइट के अवशेष भी स्थल भागों में पाए गए थे, मिले थे। उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि ये भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने किसके बारे में कहा था, कहाँ कहाँ पाए गए थे, तो टिलाइट वे औषधि चट्टान है। टिलाइट क्या है, वे औषधि चट्टान होती है या औषधि चट्टानों के निक्षेप होते हैं जो हिमानी, मतलब बर्फ, हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है। तो टिलाइट क्या होता है, टिलाइट वे औषधि चट्टानें होती है जिनका निक्षेप हिमानी से होता है, हिमानी मतलब बर्फ से होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछट, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछट, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत पहले ना, तो गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। 6 स्थलखंडों में मिलते हैं किसके अवशेष, टिलाइट के। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। गोंडवाना श्रेणी के आधार पर, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है, घने मतलब सघन, काफी ज्यादा मात्रा में टिलाइट के अवशेष पाए जाते हैं या मिले हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करता है कि ये जो टिलाइट के जो जमाव मिलते हैं वो टिलाइट के जमाव ये बताते हैं या वो इस ओर इंगित करते हैं, इस ओर ले जाते हैं कि इस जगह पर पहले प्राचीन काल में लंबे समय तक बर्फ ही बर्फ जमा हुआ था या बर्फ का आवरण था, हिम का आवरण था। इसी क्रम के प्रतिरूप कौन से, गोंडवाना श्रेणी के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इन सभी स्थल भागों में भी टिलाइट के अवशेष पाए गए थे। तो इससे भी ये कह सकते हैं कि ये सारे जो भाग है वो सही 6 जो स्थलखंड है वो 6 स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो पूरे के ऊपर एक ही प्रकार के अवशेष पाए जाते थे जो बाद में टूटकर अलग अलग हो गए और अलग क्षेत्रों में ये बट गए। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही होगी, कि इतिहास में हम देखें तो ये सारे भाग जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। ये था तीसरा टिलाइट। उसके बाद में चौथा आता है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर मतलब सोने के निक्षेप, सोने के जमाव बताया था इन्होंने, प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप
इन्होंने क्या कहा था कि सोने की समानता, सोने के जमाव के बारे में कहा था कि ब्राज़ील और घाना तट इन दोनों जगहों पर सोने के अवशेष पाए गए, सोने के जमाव पाए गए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाग प्राचीन काल में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे भाग पर सोने की एक पट्टी थी जो बाद में टूटकर आधी तो ब्राज़ील की तरफ चली गई, आधी घाना की तरफ चली गई। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की उपस्थिति है ना, उपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। और सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा कि घाना तट पर तो सोने के बड़े निक्षेप पाए गए, मतलब घाना तट, जो कि जैसे ही हम अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप इस जगह पर है घाना। घाना तट पर इस वाले भाग पर क्या पाए गए, सोने के निक्षेप पाए गए, सोने के जमाव पाए गए। और सोना युक्त सिराएं मतलब चट्टानें, सोने युक्त चट्टानें ब्राज़ील में पाई गई। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका वाला जो भाग है, ये वाला भाग है ना, ब्राज़ील वाले तट पर या ब्राज़ील में सोना युक्त सिराएं मतलब सोने की चट्टानें पाई गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें जो इस प्रकार से जो ये सिल्वर कलर का दिख रहा है वो सारा सोना ही है, ये है ना। इस प्रकार की सोने की चट्टानें पाई गई है। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में ये दोनों भाग आपस में जुड़े हुए थे। कौन सा, ब्राज़ील तट, ब्राज़ील और घाना तट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और पूरे भाग पर एक ही ब्राज़ील का पठार फैला हुआ था, जिसमें पूरे ब्राज़ील के पठार के अंदर क्या था, सोना ही सोना था या सोने के जमाव पाए जाते थे। और बाद में जैसे इसका विभाजन हुआ तो ये दोनों भाग टूटकर बिखर गए और आधा एक तरफ तो अपना ब्राज़ील चला गया और एक तरफ घाना तट चला गया और बीच में कौन सा महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों जगहों पर भी अभी इस प्रकार के निक्षेप मतलब सोने के जमाव मिलते हैं। तो उसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, अतः ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार के उस समय निकले होंगे जब ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना, ये एक ही महाद्वीप के भाग थे। फिर अगला आता है कि जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का, अब कुछ जीव जंतु या जीवाश्म या पादप पाए गए थे या जिनके अवशेष अभी वर्तमान में जो भी महाद्वीप है या स्थल भाग है, उन सभी स्थल भागों पर अलग अलग जगहों पर इन अलग अलग जीवों के अवशेष मिलेंगे। तो उन अवशेषों के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि जिन जिन जगह पर जिस जिस जीव के मेसोसोरस है ना, इस प्रकार से लिस्टोसोरस है ना, इस प्रकार कुछ जो अवशेष थे जीव थे, उन जीवों के जहाँ जहाँ पर अवशेष मिले हैं उनके बारे में ये कहा कि जिस जिस जगह पर जिस जिस जीव के अवशेष मिले हैं वो भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का वितरण, यदि समुद्री अवरोधक मतलब अवरोधक का मतलब यह है कि जैसे ये पानी वाला भाग है, समुद्र है, अवरोधक मतलब दोनों किनारे जो कि इसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर, एक तो ये वाला किनारा और एक ये वाला किनारा, दोनों किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों, जीव जंतुओं और कौन कौन से भाग बताए, पौधों और जंतुओं मतलब जीव जंतु है ना, की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या, अगर समुद्री अवरोध के दोनों विपरीत किनारों पर अगर देखा जाए और उन जगहों पर अगर जीव जंतुओं, जीवों और पेड़ पौधों में अगर समानता देखी जाए, समान प्रजातियां पाई जाती है, समान प्रकार की प्रजातियां देखी जाती हैं, तो उससे उनके वितरण के बारे में एक प्रश्नवाची चिन्ह लग जाता है कि इनका वितरण किस प्रकार से किया जाए, है ना। तो उनका वितरण करने के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है। तो उन समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से वेगनर महोदय ने बताने का प्रयास किया। इन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में इस प्रकार से जुड़े हुए भाग को उन्होंने पेंजिया कहा था और इसके चारों तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिख रहा है इसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया था। उन्होंने कहा था
कि ये एक जीव है, इस प्रकार से फैला हुआ है, जिसका नाम है सिनोग्नाथुस। ये जीव दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों महाद्वीपों में इनके अवशेष मिले हैं। तो इसे ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, है ना। उसके बाद ये जीव आता है जिसका नाम है लिस्ट्रोसोरस। क्या नाम है? लिस्ट्रोसोरस। इस प्रकार का जीव देखने को मिलता है। इस जीव के अवशेष कहाँ मिले? अंटार्कटिका महाद्वीप, भारत और अफ्रीका महाद्वीप में, इन 3 स्थल भागों में इनके अवशेष मिले हैं। तो इससे भी अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप, भारत और अंटार्कटिका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पूरा एक ही भाग था, जिनके टूटने से इनके अवशेष भी अलग अलग भागों में बंट गए, अलग अलग जगहों पर रह गए। उसके बाद ये जीव आता है, ये वाला जीव छोटा सा है, इसका नाम है मेसोसोरस। इन्होंने कहा था कि इस जीव के अवशेष कहाँ कहाँ मिले? 2 महाद्वीपों मिले हैं, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इन दोनों जगहों में मिले हैं। तो इससे भी कह सकते हैं कि ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से प्राचीन काल में जुड़े हुए रहे होंगे। फिर ये पादप आता है जिसका नाम है ग्लोसोप्टेरिस। इसके अवशेष ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, भारत के दक्षिणी भाग में और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यूँ कहे तो सभी स्थल भागों पर इनके अवशेष मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं। तो इससे भी ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में ये पूरा भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, है ना। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो जीवाश्म में जो समानता मिलती है उनको कहते हैं पूरा जीवाश्मी समानता, है ना। अब इसमें एक नाम आता है लेमूर। लेमूर नाम का एक जीव आता है। लेमूर के अवशेष भारत, मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका में मिलते हैं। किसके? लेमूर के। कुछ विद्वानों ने या कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत भूखंड कहा है। इन्होंने क्या कहा? कुछ विद्वानों ने जिस जिस जगह पर भी लेमुरिया, जिस जिस जगह पर भी लेमूर के अवशेष मिले हैं, उन सभी भागों को जोड़कर, कौन कौन से भाग थे? भारत था, मेडागास्कर था और अफ्रीका महाद्वीप था। इन तीनों भागों को या स्थल भागों को जोड़कर उन्होंने एक स्थल भाग का नाम दिया है जिसका नाम था लेमुरिया। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लेमुरिया क्या है, तो वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए थे उसमें उन्होंने बताया था कि लेमूर नामक जंतु या जीव, उनके अवशेष 3 स्थल भागों में मिले थे। कहाँ कहाँ पर? भारत, अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर, इन तीनों भागों में इनके अवशेष मिले थे। तो फिर इन्होंने इन तीनों स्थल भागों को आपस में जोड़कर उन्होंने लेमूर जीव के आधार पर इनको नाम दिया था लेमुरिया। तो इससे सम्मिलित भाग को इन्होंने लेमुरिया कहा है। तो कि वो जो जीव है वो किस प्रकार का दिखता है, तो आइए देखते हैं। ये इस प्रकार का जीव है जिसे लेमुरिया कहा जाता है। उसके बाद आता है मेसोसोरस। क्या आता है? मेसोसोरस रेंगने वाला जीव है। मेसोसोरस मेसोसोरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे, मतलब महासागरी भाग, खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर सिर समूह में ही मिलते हैं। इनके अवशेष इन जगहों पर मिले थे। ये दोनों स्थान, दक्षिणी अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका, आज एक दूसरे से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? 4800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनके अवशेष कहाँ कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, इन दोनों भागों में मेसोसोरस नाम के रेंगने वाले छोटे जीव के अवशेष मिले थे। और आज वर्तमान में अगर अपन देखें तो दोनों जो भाग है वो आज दोनों ही लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये इस प्रकार जीव है जिसका नाम है मेसोसोरस, रेंगने वाला।
उसके बाद आता है लिस्टोसोरस। लिस्टोसोरस नाम का जीव इस प्रकार का दिखता है। इनके अवशेष कहाँ कहाँ बताए हैं तो देखते हैं आइए। यह जीव अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका में इनके अवशेष मिले हैं। कौन कौन से भाग में? अंटार्कटिका महाद्वीप, भारत और अगला है अफ्रीका। इन तीनों स्थल भागों में इस प्रकार के जीव के अवशेष मिले थे। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका ये तीनों भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये इस प्रकार जीव देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस इसके जीवाश्म दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया में इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। इनके अवशेष इन जगहों पर देखने को मिले थे। तो इससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ आप इस प्रकार का पादप देख रहे हैं। इनके अवशेष इस प्रकार से चट्टानों में ऐसे पाए जाते थे या मिले थे। उसके बाद आता है सिनोग्नाथुस। इस प्रकार जीव है जो कि देखने में डायनासोर की तरह दिखता है। इसके जीव भी दो जगहों पाए गए थे, एक तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप। तो सिनोग्नाथुस इसके जीवाश्म दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में इनके जीवाश्म देखने को मिले या पाए जाते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये इस प्रकार का जीव था। इनके अवशेष अभी वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिले थे। उसके बाद आता है लेमिंग जीव। क्या है? लेमिंग जीव। लेमिंग जीव स्कैंडिनेविया में किस किस भाग को शामिल किया है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व डेनमार्क के सम्मिलित रूप को स्कैंडिनेविया कहा है या कहलाते हैं। इन जीवों की अधिक संख्या हो जाने के कारण ये पश्चिम की ओर जाते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि होने की वजह से ये सारे जीव पश्चिम की ओर गति करते हैं और स्थल भाग के नहीं होने के कारण पानी में गिरकर मर जाते हैं। और पश्चिम की ओर गति करते हैं और पश्चिम की ओर कौन सा भाग आता है? अटलांटिक महासागर आता है। स्थल भाग नहीं मिलता है तो वो सारे जाते हैं और पानी के अंदर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। यह प्रमाणित होता है कि पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका का पूरी भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये इस प्रकार का जीव है लेमुरिया जो चूहे की तरह है। उसके बाद है अंधे सर्प व तितलियां और कंगारू। अंधे सर्प, तितलियां, कंगारू, इनके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये जीव तीनों दक्षिणी महाद्वीपों, कौन कौन से? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि ये तीनों महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, कुछ इन्होंने प्रमाण बताए थे, जैसे जीवाश्मों में महाद्वीपों में साम्य, महाद्वीप चट्टानों में महाद्वीपों में साम्य और महाद्वीपों महासागरों के पार महाद्वीपों के किनारों पर चट्टानों में समानता बताई थी, जीवाश्मों में समानता बताई थी और अंधे सर्प तितलियां, इस प्रकार से कुछ इन्होंने समानता बताने का प्रयास किया। टीलाइट है ना। तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है या उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर अल्फ्रेड वेगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि महाद्वीप स्थायी व स्थिर नहीं है, उनमें प्रवाह हुआ है, अर्थात यह तथा वर्तमान में भी प्रवाह हो रहा है कि वर्तमान में भी वो गति कर रहे हैं। वर्तमान में भी जो महाद्वीप है वो स्थिर नहीं है एक जगह पर, वो तैर रहे हैं, है ना, गति कर रहे हैं। अब उन्होंने वेगनर महोदय ने अपने इस महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत में उन्होंने जो कहा था कि वो गति कर रहे हैं, तो इनमें प्रवाह में इनमें जो गति हुई थी उनके लिए उन्होंने कौन कौन से बलों को उत्तरदायी माना था। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो प्रवाह संबंधी बल, प्रवाह संबंधी बल कि महाद्वीपों में जो गति हुई थी वो जो टूटकर जो अलग अलग टुकड़ों में बिखर गए थे, उनके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन से बल थे।
तो प्रवाह संबंधी बल, वेगनर ने महाद्वीप प्रवाह के लिए चंद्रमा एवं सूर्य की ज्वारी शक्ति व गुरुत्व बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल को उत्तरदायी माना है। वेगनर का मानना था कि सियाल परत सीमा पर तैर रही है। क्या है? सियाल जो परत है, सियाल, वो सीमा पर तैर रही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक विद्वान था, उसका नाम था स्वेस महोदय। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें सियाल, सीमा, निफे, ये मुख्य 3 परतें उन्होंने बताई थी। जिसमें उन्होंने, वेगनर महोदय ने कहा है कि सियाल पर जो परत है, सियाल परत को तो उन्होंने क्या नाम दिया है? महाद्वीप। तो सियाल परत सीमा परत पर तैर रही है, और सियाल परत को उन्होंने कहा है कि महासागर लचीला वाला भाग है, तथा सीमा के ऊपर तैरते पेंजिया का विभाजन और प्रवाह गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण है। कि उसमें समानता, संतुलन नहीं था। जैसे उसमें असमानता हुई, मतलब उसका संतुलन बिगड़ा, और इस प्रकार, और बिगड़ने के बाद ये महाद्वीप वाले जो भाग है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करने लगे और वो टूटकर बिखर गए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के 2 कारण थे। महाद्वीपीय विस्थापन के या फिर महाद्वीपीय प्रवाह के, महाद्वीप जो गति करें उनके मुख्य 2 कारण थे। जिसमें पहला पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है ये, या पृथ्वी की घूर्णन गति से इस बल की उत्पत्ति होती है। दूसरा है ज्वारी बल। वेगनर महोदय ने सुझाया कि, या बताया कि वह ज्वारी बल है जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार उत्पन्न होते हैं। जैसे ज्वार भाटे के बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ज्वार भाटे के बारे में। तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र से पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और वापस नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और ये भी देखा था कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो वो आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में, जो कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है ना। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। अब इतना सब कुछ कहने के बाद भी बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि केवल ये 2 बल ही ऐसे नहीं हो सकते हैं, और इन दोनों बलों के कारण ही महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता है ना। वो भी संतुष्ट नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना करी थी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की आलोचनाएं करी थी, कुछ कमियां बताई थी। तो वो कुछ कमियां किस प्रकार है देखते हैं आप। नंबर 1, वेगनर ने यह सही नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग में ही पेंजिया क्यों टूटा। क्या? वेगनर महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि कार्बोनिफेरस युग में ही पेंजिया क्यों टूटा, पहले क्यों नहीं टूटा, उसके बाद में क्यों टूटा, है ना। और पश्चिम व विस्तृत रेखा की ओर ही क्यों प्रभावित हुआ। कार्बोनिफेरस युग से पहले किस शक्ति के कारण पेंजिया आपस में जुड़ा हुआ था? ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से पेंजिया आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पहली आलोचना ये है। दूसरी, लेमिंग जीव के प्रमाण के बारे में कहा है कि करोड़ों वर्षों में जब जीव ही बदल गए तो क्या जीवों की आदतें वैसी रही होगी? अगर जीव ही बदल गए तो क्या जीवों की आदतें वैसी रही होगी कि वो लंबे समय तक, समय बीत भी गया फिर भी वो ऐसे ही चले गए? तो ये भी इस सिद्धांत का खंडन करती है, आलोचना है। फिर तीसरा है कि बुलरिज व मॉर्गन, ये जो 2 विद्वान थे, इन दोनों विद्वानों ने कहा है कि वेगनर ने अपने पक्ष में, या वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष के प्रमाणों को ही दुनिया के सामने रखा। क्या कहा इन्होंने? वेगनर ने अपने पक्ष के प्रमाणों को ही दुनिया के सामने रखा, तथा इसके विपरीत जो विचार थे उनको एक वकील की भांति इन्होंने छुपा दिया। क्या किया? इनके विपरीत जो विचार थे, जो इस महाद्वीपीय सिद्धांत की, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत की आलोचना करते हैं या कमियां बताते हैं, उन कमियों को उन्होंने एक वकील की भांति छिपा दिया।
और जो इसको स्पष्ट करते हैं उन्हीं तथ्यों को या उन्हीं कारणों को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। ऐसा किसने कहा था? तो उसका नाम है बुल्ड्री जो है मॉर्गन ने। इन दोनों ने इस प्रकार से कहा। अतः यह सिद्धांत भी अब सर्वमान्य सिद्धांत नहीं रहा, इसके स्थान पर प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस सिद्धांत की आलोचना होने के बाद में नए सिद्धांत की उत्पत्ति होती है और उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। ठीक है, तो आगे अपन प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।